फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है IQ एजुकेशन हब। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बायोलॉजी से रिलेटेड है, जिसका नाम है मानव रक्त यानी कि ह्यूमन ब्लड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मानव रक्त का जो अध्ययन होता है वो किस ब्रांच में किया जाता है? ये बायोलॉजी की हीमोटोलॉजी ब्रांच में किया जाता है। उसके बाद रक्त के निर्माण की प्रक्रिया यानी कि जो प्रोसेस जिससे रक्त बनता है उसको क्या कहते हैं हम? ये होता है हीमोपियोसिस। उसके बाद ब्लड ग्रुप होते हैं 4, A, B, O और AB। तो A, B, O ब्लड ग्रुप की खोज की थी लैंडस्टीनर ने। उसके बाद जो AB ब्लड ग्रुप आया उसकी खोज की थी डिस्टेलो एंड स्ट्रेली ने। मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है वो होती है शरीर के भार का 7%। जो हमारे शरीर का भार होता है उसकी मात्रा के 7% हमारे शरीर में ब्लड होता है। तो रक्त के pH की बात करें तो होती है 7.4, यानी कि 7 से नीचे लेंगे तो वो होगा एसिड, उससे ऊपर होगा वो होगा बेस यानी कि क्षार। तो ये होता है क्षारीय। मात्रा होती है 5 से 6 लीटर मेल में और 4 से 5 लीटर फीमेल में। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। रक्त की कोशिकाओं में विभाजन की शक्ति नहीं होती है। विभाजन यानी कि डिवाइड, ये 2 प्रकार से होता है, मियोसिस और माइटोसिस। ये एक टॉपिक है जिसके द्वारा डिवीजन होता है मियोसिस एंड माइटोसिस के द्वारा। इनमें जो कोशिकाएं हैं वो 2 से 4 और 4 से 2 यानी कि 1 से 2 ऐसे कुछ डिवीजन होता है इनमें। उसके बाद रुक्षांश यानी कि फाइबर्स रक्त में बिल्कुल भी नहीं होते, मतलब फाइबर होते हैं वो रक्त में बिल्कुल अब्सेंट होते हैं। उसके बाद मेरा रक्त में पाए जाने वाले पदार्थ की बात करें यानी कि रक्त किस किस पदार्थ से मिलकर बना होता है, तो वो आता है पहले प्लाज्मा, फिर आता है रद्दीराणु यानी कि ब्लड कार्पसल्स। तो बात कर लेते हैं प्लाज्मा की। ये अजीवित होता है, तरल भाग होता है। तरल तो आप समझते होंगे, जिस प्रकार से तेल होता है वैसे तरल भाग होता है। ये रक्त का 60% बनाता है और इसका लगभग 90% भाग जल होता है, 7% भाग प्रोटीन और 0.9% भाग लवण और 0.1% भाग ग्लूकोज का होता है। इसमें आयंस होते हैं। आयंस कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम 2 पॉजिटिव, पोटाशियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, कैल्शियम नेगेटिव, सल्फेट 2 पॉजिटिव। ये देखिए यहाँ पे सल्फेट पे हमेशा 2 नेगेटिव ग्रुप लगता है। उसके बाद फॉस्फेट 2 नेगेटिव। और लवण की बात करें तो सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, NaCO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद बात करते हैं गैसों। ये गैसें होती हैं O2, CO2 एंड N2। उसके बाद प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन। ये 4 प्रोटीन पाए जाते हैं। उसके अलावा लाइसोसोम और प्रोपोडिन, ये 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम का काम क्या होता है? ये जो भी हमारे बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है उसकी सेल वाल को डिजोल्व यानी कि उसकी सेल वाल को तोड़ देता है और उसको मार देता है। प्रोपोडिन का काम क्या होता है? जब भी कोई टॉक्सिक यानी कि जहरीला पदार्थ हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तो उसको नष्ट कर देता है। उसके बाद प्लाज्मा के कार्य बढ़ते हैं। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा, मतलब जो हमारे शरीर में भोजन और हार्मोन होता है उनका संवहन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो प्लाज्मा का कार्य होता है। जब प्लाज्मा में से फिब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। सीरम आपने वैसे सुना होगा, सीरम। तो ये जब हमारे प्लाज्मा में से फिब्रिनोजन हम हटा देंगे तो उसको सीरम कहेंगे। उसके बाद आता है ब्लड कार्पसल्स। यह रक्त का शेष 40% भाग होता है। 60% भाग प्लाज्मा था तो 40% भाग अपने आप ब्लड कॉर्पसल्स होंगी। ये 3 प्रकार की होती हैं, RBCs, WBCs और रक्त बिंबाणु, ब्लड प्लेटलेट्स यानी कि। उसके बाद अब हम बात करेंगे रक्त कण की। उसमें सबसे पहला आता है लाल रक्त कण। तो स्तनधारियों के लाल रक्त कण उभयावतल होते हैं यानी कि बाइकोनकेव। तो इनका शेप बताया गया कि वो शेप में किस प्रकार के होते हैं। शेप में ये होते हैं उभयातल यानी कि बाइकोनकेव शेप में होते हैं। उसके बाद इसमें केंद्रक नहीं होता है। जो हमारे मैमल्स होते हैं यानी कि स्तनधारी जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं या अपने बच्चे पैदा करते हैं उनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक होता है न्यूक्लियस इंग्लिश में। और इसका अपवाद होता है ऊंट और लामा, इन दोनों में न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस आप समझ रहे होंगे, केंद्रक होता है। RBCs का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। अस्थिमज्जा यानी कि बोन मैरो में RBCs का निर्माण होता है। प्रोटीन, विटामिन, आयरन एवं फोलिक अम्ल के निर्माण में सहायक। ये जो होता है प्रोटीन, विटामिन, आयरन एवं फोलिक अम्ल, उनकी हेल्प से RBCs का निर्माण होता है। उसके बाद भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत, लीवर एवं प्लीहा, स्प्लीन में होता है। जब बच्चा भ्रूण में होता है तभी से इनका निर्माण शुरू हो जाता है और वो होता कहाँ का है? लीवर में और स्प्लीन में। स्प्लीन जिसको हम प्लीहा बोलते हैं। और इनकी मृत्यु यकृत और प्लीहा में होती है और इसीलिए यकृत और प्लीहा को RBCs की कब्र कहा जाता है।
जो सिंगल आरबीसी होती है यानी कि केवल एक आरबीसी, उसका रंग तो होता है हल्का पीला, जबकि जो टोटल आरबीसी होते हैं सारी आरबीसी यानी कि हम ब्लड का ग्रुप, ब्लड के रंग की बात करें तो वो होता है लाल। उसके बाद इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण इसका रंग लाल होता है, ये आप लोग जानते भी होंगे, आपको पता भी होगा। जिसमें हिम नामक रंजक, रंजक बोलते हैं डाई को, यानी कि डाई एक प्रोडक्ट होता है जो आप सभी जानते होंगे जिससे रंग चेंज होता है। और ग्लोबुलिन लोह युक्त प्रोटीन होता है। ग्लोबुलिन एक प्रोटीन होता है जिसमें लोह पाया जाता है यानी आयरन पाया जाता है। और इसमें O2 और CO2 के साथ संयोग करने की क्षमता, संयोग मतलब उनके साथ जुड़ने की क्षमता होती है, किसमें? ग्लोबुलिन लोह युक्त प्रोटीन में। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। एक आरबीसी में 26.5 करोड़ हीमोग्लोबिन अणु पाए जाते हैं। उसके बाद हीमोग्लोबिन के एक अणु का आणविक भार यानी कि 67,200 होता है। हीमोग्लोबिन के एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणु लेकर जाता है, यानी कि ऑक्सीजन का जो 4 अणु होते हैं ना वो हीमोग्लोबिन के एक अणु के साथ यानी कि एक मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो सकते हैं। और 100 ml रक्त के अंदर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। उसके बाद आकार की बात कर ली जाए, आकार होता है मानव शरीर में 7.5 माइक्रोमीटर। सबसे छोटी आरबीसी की बात करें तो वो होती है एम्फिल्यूमा की, जिसका आकार होता है 75 माइक्रोमीटर। सबसे छोटी आरबीसी की बात करें वो होती है मस्क डियर की, जिसका आकार होता है 2.5 माइक्रोमीटर। और स्तनधारियों में सबसे बड़ी की बात करें तो वो होती है हाथी की, ये होती है लगभग 10 से 11 की। उसके बाद जीवन काल में बात करें तो मानव में होता है 120 दिन। नवजात शिशु जो छोटा बच्चा होता है जो भी अभी पैदा हुआ उसके अंदर होता है 100 दिन। खरगोश की होती है 80 दिन। और मानव में होता है, अब संख्या की बात कर ली जाए तो संख्या मानव शरीर में होती है 5.5 मिलियन। और ये होती है मेल में, और फीमेल में होती है 4.5 मिलियन, यानी कि मेल से 1 मिलियन कम। और इसके अलावा +1 यानी कि 1 मिलियन ज़्यादा भी हो सकता है या 1 मिलियन कम भी हो सकता है। अब कार्य की बात करें तो शरीर की प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन लेकर जाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आना, वो सब काम होता है आरबीसीज का। सोते वक्त आरबीसीज की संख्या हमारे शरीर में कम हो जाती है, वो होती है 5% तक। और 4200 मीटर की ऊंचाई पर जब हम जाते हैं तो 30% तक बढ़ जाती है। बात करते हैं दूसरी की, जो होती है वाइट ब्लड सेल्स। अब एक बात आपको बता दूं कि सेल्स और कॉर्पसेल्स बिल्कुल सेम होती हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, इनको ध्यान रख लीजिएगा। कई जगह कॉर्पसेल्स लिखा आता है, कई जगह सेल्स लिखा जाता है। इनका आकार होता है अमीबा। अमीबा कैसा आकार होता है? अमीबा का कोई आकार नहीं होता, अमीबोइड शेप मतलब कोई शेप नहीं होती। इनका केंद्रक होता है जबकि उनमें केंद्रक नहीं होता है। निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, यकृत में भी होता है, प्लीहा और लिम्फोइड नोड में भी इनका निर्माण हो जाता है। इनका जीवन काल की बात करें तो 2 से 4 दिन इनका जीवन काल होता है। अब सबसे बड़ी व्हाइट ब्लड सेल की बात करें तो वो होती है मोनोसाइट, और सबसे छोटे की बात करेंगे तो वो होती है लिम्फोसाइट। इनको याद कर लीजिएगा। अब देख लीजिए आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो रेशो होता है वो 600:1 होता है, यानी कि 600 आरबीसी मिलेंगी तो एक वहाँ पे डब्ल्यूबीसी मिलेगी। कार्य क्या होता है? संक्रमण से बचाती है। डब्ल्यूबीसी को हमारे शरीर का सोल्जर भी कहा जाता है, यानी कि सैनिक भी ही कहा जाता है। उसके बाद प्लेटलेट्स की बात कर लें, यानी कि रक्त बिंबाणु। यह केवल मनुष्य एवं स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। स्तनधारी वो होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इनके अंदर केंद्रक नहीं होता है। निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। अस्थिमज्जा होता है बोन मैरो। और जो रेड ब्लड सेल थी उनका निर्माण होता है रेड बोन मैरो, क्योंकि कई बार कंफ्यूजिंग करने के लिए बोन मैरो और रेड बोन मैरो दोनों ऑप्शन दे दिया जाता है, तो हमें टिक करना है रेड बोन मैरो पे। इनका जीवन काल की बात कर ली जाए तो 3 से 5 दिन ये जीवित रहती है। मृत्यु इनकी प्लीहा में होती है, प्लीहा में होती है। और इनका मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना। डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर रक्त बिंबाणु कमी। डेंगू जो बुखार होता है उसके कारण हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है। रक्त का थक्का जमाना ये टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे अब। खून निकलने का समय होता है 1 से 3 मिनट। हमारी बॉडी में जब कहीं भी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, कोई भी कारण से, कोई चोट लग जाती है या कुछ भी, तो उसके लिए 1 से 3 मिनट तक हमारे शरीर से खून निकलेगा और 2 से 8 मिनट के अंदर अंदर हमारे शरीर में खून जम जाएगा। ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है। यदि आपके बॉडी में खून नहीं जम रहा है तो आपको बीमारी है, वो होती है हीमोफीलिया की बीमारी, जिसके बारे में आगे बात करूँगा। अब बात करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम। कैल्शियम आयन होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन ये दोनों प्रोटीन होते हैं जिनसे थ्रोम्बिन बनता है। उसके बाद थ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन ये दोनों प्रोटीन हैं, ये मिलकर फिब्रिन बना देते हैं। फिब्रिन और रक्त हृदय यानी फिब्रिन जब ब्लड प्लेटलेट्स के साथ अटैच होगा तो रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करेगा। उसके बाद बात करते हैं RH फैक्टर की, यानी कि रेसस फैक्टर। इसकी 1940 ईस्वी में लैंडस्टीनर और विनर ने खोज की थी, और वो कहाँ से पता लगाया था? रीशस मंकी से पता लगाया था। जिन व्यक्तियों में
जिन व्यक्तियों के रक्त में यह तत्व पाया जाता है, जिन व्यक्तियों के रक्त में ये तत्व पाया जाता है वो तो RH पॉजिटिव होंगे। आपको पता होगा कोई बीमारी होती है तो वो पॉजिटिव अगर उसकी रिपोर्ट आती है तो उस व्यक्ति को वो बीमारी है, और नेगेटिव आती है तो उस व्यक्ति को वो बीमारी नहीं है। बात करते हैं इरेथ्रोब्लास्टिक फिटेलिसिस। फिटस का मतलब होता है नवजात बच्चा जो पैदा हुआ है अभी। यदि पिता का रक्त RH पॉजिटिव है और माता का रक्त RH नेगेटिव हो तो जन्म लेने वाले शिशु की जन्म से पहले गर्भावस्था अथवा जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। इसका रीजन है RH फैक्टर, जो मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था अभी। ऐसा प्रथम स्थान के बाद की संतान होने पर होता है। RBCs की कमी, एनीमिया रोग। RBCs की संख्या ज़्यादा होती तो पॉलीस्थैमिया रोग हो जाता है। अब बॉम्बे ब्लड ग्रुप की बात कर लेते हैं। बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ये वाई के भिंडे 1952 में गोरखपुर से पहले व्यक्ति थे जिनमें ये ब्लड ग्रुप पाया गया था, जिसको बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप कहा जाता है। हीमोफीलिया, ये बीमारी जिसके बारे में मैंने आपसे कुछ देर पहले चर्चा की थी उसके बारे में बता रहा हूँ। इस रोग में व्यक्ति को चोट लगने पर आधा घंटा से 24 घंटे तक का समय लगता है और थक्का बनता ही नहीं। यह रोग मुख्यतः पुरुषों में होता है। स्त्रियों में यह रोग तभी होता है जब उनके दोनों XX गुणसूत्र प्रभावित होते हैं। आपको पता होगा फीमेल में XX होता है और मैन में XY होता है। यदि ये दोनों फैक्टर जब इस गुणसूत्र में आएंगे हीमोफीलिया वाले में, तभी उनको ये बीमारी होगी, और मैन में कोई भी एक आ गया तो मैन में ये बीमारी हो जाती है। इस रोग की वाहक स्त्रियां होती हैं। यह रोग ब्रिटेन की विक्टोरिया से प्रारंभ माना जाता है। ब्रिटेन की विक्टोरिया यानी कि जो रानी थी विक्टोरिया ब्रिटेन की, उनसे ये शुरू हुआ था ये रोग, इसलिए इनको रॉयल फैमिली डिजीज भी कहा जाता है। उसके बाद यह साई ग्राने का रोग के नाम से जाना जाता है। ये लाइन है जिसको कहते हैं हम रॉयल फैमिली डिजीज। तो दोस्तों यही था मेरा आज का वीडियो बायोलॉजी के टॉपिक ब्लड पर। ये ब्लड का टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आए आप बिल्कुल आसानी से सोल्व कर पाएंगे। एक बार आप ये नोट्स पढ़ लीजिएगा, कैसा भी क्वेश्चन SSC CGL HSC जो भी टॉपिक हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप ब्लड का टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन आएगा, कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप सोल्व कर पाएंगे। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।